Namaskar, good morning, good afternoon, good evening, my dear children. Let us continue our electrostatics. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी अबाउट द एरिया. एरिया किसी क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वहीं से कंटिन्यू करते हैं. तो मैं आपको लेट अस स्टार्ट द एंटायर क्लास विद वन स्मॉल क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एरिया. ठीक है. नाउ सपोज आई एम गिविंग यू एन एरिया. This is y axis, this is x axis, this is z axis. ठीक है. मैंने आपको ये एक एरिया दिया इस प्लेन में. This is my area. ठीक है. तो आई एम गिविंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. लेट इट बी 2,0,3 of this point, and of this point let it be 0,4,0. ठीक है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं. तो लास्ट क्लास अगर आपको याद है तो दिस इज ओपन एरिया. ओपन एरिया में जो मेरा एरिया की डायरेक्शन होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर दिस होगी. तो कॉमन सेंस कह रही कि सर या तो इधर होगी या उधर होगी. कैसे निकालो, निकालो. देखो वेक्टर्स याद है तो हाउ डू वी विल प्रोसीड कि लेट इट बी पॉइंट ओ, दिस बी पॉइंट ए. ये मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर. द वैल्यू एंड दिस विल बी माई, मान लो इसको मैं पॉइंट बी बोलता हूँ, ओ बी वेक्टर. So what are the values of OA and OB? OA vector is equal to 2i cap plus 3k cap, and OB vector is equal to 4j cap, right? And if you remember, area of any parallelogram is what? Magnitude of OA vector का cross with OB vector. ओ ए क्रॉस ओ बी डायरेक्शन कहाँ आएगी, ओ ए क्रॉस ओ बी इधर डायरेक्शन आएगी, इन दिस डायरेक्शन आएगी डायरेक्शन इसकी. ठीक है. लेट अस सॉल्व फॉर ओ ए एंड ओ बी. सॉरी, ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ बी विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट with 4j cap, with 4j cap. This will be 2 4s are 8, 2 4s are 8 I cap cross j cap plus 3 4s are 12 k cap cross j cap. So what is I cross j? I cross j is k plus what is k cross j? K cross j is minus I. अगर आपको याद है तो, अगर आपको ये डायग्राम याद है, दिस इज I cap, j cap, k cap. I cross j is k and k cross j is minus I. It is 12 into minus I cap. So the value of area vector is minus 12 I cap plus 8 k cap. ये मेरा एरिया वेक्टर आ गया है. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर. ठीक है. हमारा एरिया रिकॉल हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया परपेंडिकुलरली. क्लियर? डायग्राम समझाता हूं तो लिख देते पहले. इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any area is equal to a number of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस crossing an area perpendicularly, crossing an area normally. ठीक है, अगर ये मेरा एरिया वेक्टर, कोई एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर इधर है ए, तो इस एरिया को कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है? दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया. ठीक है, अगर ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है फील्ड के, अगर मेरी फील्ड ऐसे ही है, याद करो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, नाउ इफ माय एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, एरिया वेक्टर मेरा ये एरिया है, जिसमें एरिया वेक्टर जो है वो ये होगा परपेंडिकुलरली. नाउ एरिया वेक्टर इज मेकिंग द एंगल ऑफ say theta with electric field. So if we go as per the definition, flux is what? The number of field lines crossing an area perpendicularly. So we will be more interested in finding the component of area which is perpendicular to this. तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, ये जो एरिया वेक्टर आएगा मेरा a dash, and what is the value of a dash? A dash is nothing but a cos theta. A dash is nothing but a cos थीटा, राइट, यहाँ तो ए ही है. सो इफ वी गो मैथमेटिकली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल ये होता है फाई ई. इट इज इक्वल टू ई डॉट ए और यू कैन राइट ई डॉट डी ए. ठीक है, इफ देखो ई डॉट ए लेता हूं बिकॉज एरिया मेरा यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन मेरे हर कंपोनेंट की यूनिफॉर्म ली हुई है मैंने. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट ए. अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है तो ये खुद कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्केलर क्वांटिटी. यूनिट क्या होगी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इट्स यूनिट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? न्यूटन पर कूलम एरिया की मीटर स्क्वायर. और नहीं यही ठीक है, ठीक है, याद रखो यही, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और अगर मेरा एरिया देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज एवरी इफ आई ब्रेक माई एरिया, एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया विल हैव सेम डायरेक्शन, एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया विल हैव सेम डायरेक्शन. और यहां से मुझे एक और बात समझ में आती है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी एरिया विल बी व्हाट? एलजेब्रिक सम होगा फ्लक्स का. जैसे एग्जांपल में बात करता हूं, देखो अगर मेरा एरिया इज नॉट हैविंग सेम डायरेक्शन, मान लो ये मेरा एक हाफ हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब इसका ये वाला एरिया विल हैव दिस डायरेक्शन से DA1, ये वाला एरिया विल हैव दिस डायरेक्शन से DA2, ये वाला एरिया विल हैव दिस डायरेक्शन से DA3. बट if I say electric field is this E, now every component of area will make different angles, theta 1, theta 2, theta 3 and all. But we know one thing, electric flux कैसी quantity है? Scalar quantity है. So the total flux through all these small areas will be what? Algebraic sum of all these areas. So phi total will be what? E dot DA1 plus E dot DA2 plus E dot DA3 and so on. We'll add all the areas, so it can be written as phi is equal to integration of E dot dA. Phi is nothing but equal to integration of E dot dA. E dot dA. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E dot
डी ए। गॉट इट? चले आगे, चलो फ्लक्स समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, समझ में आपको आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 सवाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखते हैं। ओके, आसान से सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है ऑफ रेडियस आर, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड रखी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोर्ड रखी हुई है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग द एंगल ऑफ 37 डिग्री with the square circular plate. Find the flux, find the flux। करो भाई सॉल्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। क्या आंसर आएगा, देखो क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रहा हूं, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 37 is 4/5। सी, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 3/5, या ऑप्शन डी 0। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट सोच के बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। अब cos 37 कितना होता है, हमें फॉर्मूला क्या आया था सर, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। ओपन करता हूं तो फ्लक्स खुल जाता है E डॉट ई ए कॉस ऑफ थीटा। बट ये थीटा कौन सा एंगल होता है बेटा, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector, not between the area. Please make sure this theta is the angle between electric field and area vector, not the exact area, right? So the first step every time what we'll be doing is we'll be finding the area vector। area vector कहाँ है मेरा, अगर ये मेरा प्लेन एरिया है तो इसका ये होगा मेरा एरिया वेक्टर डी ए, this will be my a। तो angle between area vector and a will be this angle theta which is 53। तो cos 53 is 3/5, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो एक सवाल और करो अगर ये क्लियर है तो। अब मेरा क्या है, प्लेन है, सेम सर्कुलर प्लेट, नाउ इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसका एरिया वेक्टर मेरा कहां पे है, आउटवर्ड नॉर्मल इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, electric field lines are again in the plane of board, electric field lines are in the plane of board, E naught। फटाफट से निकालिए एरिया, सॉरी फ्लक्स क्या होगा, फटाफट निकाल दो फ्लक्स क्या होगा बेटा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, एंगल निकालना। देखो फ्लक्स निकालने से पहले दो चीजों का ध्यान रखिए। पहले चेक करिए अगर जो मेरा एरिया है, अगर एरिया को ब्रेक करता हूं तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एरिया विल हैव सेम डायरेक्शन, ताकि सीधा ई डॉट ए कर सकूं, ई डॉट डी एन की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, अगर वो अब प्लेन एरिया है पूरा, सब एरिया के कंपोनेंट डायरेक्शन सेम है, तो सेकंड स्टेप क्या आता है हमारा, एंगल निकालो। किसके बीच, एरिया वेक्टर के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ठीक है। एरिया वेक्टर मेरा कहां है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, फील्ड कहां है, इनटू द प्लेन, तो क्या एंगल बना, 90 डिग्रीज बना एंगल। सो थीटा हियर इज नथिंग बट 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। देयरफॉर फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 90, जो कि आ गया 0, जो क्या आ गया 0। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप चेक करो मेरा एरिया वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूं तो अलग अलग एरिया के डायरेक्शन अलग अलग नहीं आए, सेम आए। सेम आएगी तो ई डॉट ए कर दूंगा, सेम नहीं आएगी अलग अलग आएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेम डायरेक्शन आ रही थी, अच्छा चलो एक और देता हूं। अब एक क्यूब दे देता हूं आपको, या पहले क्यूब से पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये जेड है, राइट। नाउ सपोज करो यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। ये क्या है? स्क्वायर प्लेट है, इसकी जो साइड है वो a मीटर है, ठीक है। नंबर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई बात नहीं। इसकी जो साइड है वो 5 मीटर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E is given as 10 I cap Newton per coulomb. Find the flux through the plate. बहुत आसान सवाल दिया है, बहुत आसान सवाल दिया है। वी आर हेडिंग स्टेप बाय स्टेप, वी आर मूविंग अहेड स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत धीरे धीरे लेवल का स्तर बढ़ाते, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे हम लोग, ठीक। कंटिन्यू, फटाफट निकालो। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 I cap, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? along the x डायरेक्शन। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, राइट। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ माय एरिया वेक्टर? ये मेरा एरिया है, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है? अलोंग दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर में और फील्ड में क्या एंगल है? देखो, अगर मैं अलग अलग एरिया ब्रेक कर रहा हूं, पिंक वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो नो नीड टू वरी, मुझे एक ही डॉट ए करना है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई इज 10 आई कैप डॉट साइड इज 5 मीटर ना, तो मैग्नीट्यूड इज 5, 5 is 25, डायरेक्शन इज आई कैप 25 आई कैप। This will be 250 Newton per coulomb meter square, the value of flux through this square plate, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्क्वायर प्लेट की जगह क्यूब ले लेते हैं। या क्यूब से पहले एक काम करते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक साथ 6 डायरेक्शन से अच्छा है पहले 2-3 में काम कर ले। y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस। अब सपोज करो मैंने एक सिलेंडर लिया, एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज अलोंग x एक्सिस, मान लो, दिख नहीं रही बट एज्यूम कर लो, एंड से रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, अगेन ई नॉट आई कैप लेता हूं, इस बार 10 नहीं ले रहा, ई नॉट आई कैप, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ट्राई करो बेटा। अब देखो, इसमें 3 अलग अलग एरिया हैं और सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो मतलब यहां मैं ई डॉट डी ए यूज करूंगा, ई इंटू डायरेक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इफ आई चेंज माई एरिया कॉम्पोनेंट्स तो मेरे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। यहां से मुझे हिंट मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो सर फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो मेरे पास यहां पर 3 डी ए वेक्टर हैं, एरिया 3 है। एक तो ये जो दिस साइड ऑफ द सिलेंडर, ये वाली जो साइड है सिलेंडर की, यहाँ पे अगर लिखूंगा DA1 तो पूरे को जब शेड कर दूंगा तो ये पूरा एक DA1 बनेगा। मतलब DA1 को जब इंटीग्रल करूंगा तो पूरा मेरा कौन सा एरिया बनेगा? ये पाई आर स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली डायरेक्ट देखो, क्लोज सरफेस है तो मैं आउटवर्ड नॉर्मल को लेकर क्या लूंगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। सॉरी एक सेकेंड। देखो,
मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड एरियाज इज डायरेक्शन इज कमिंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, इसलिए मैंने ये आउटवर्ड डायरेक्शन क्या ली है, पॉजिटिव डायरेक्शन ली है। सिमिलरली ये जब ये वाला एरिया वेक्टर एरिया लूंगा, ये पूरा जो कर्व सरफेस एरिया लूंगा, इसका पूरे का डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने इनवर्ड बोल दिया था पहले, आउटवर्ड नॉर्मल बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नहीं, ठीक है। इसको DA2 बोलूंगा। थर्ड क्या है, थर्ड मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, थर्ड इज माय कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस की इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, नीचे वाले की नीचे होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की एक डायरेक्शन लेते हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, तो DA3 लिख देते हैं, ठीक है। DA3 वेक्टर, DA1 वेक्टर और DA2 वेक्टर। तो मैंने क्या बोला, इसका एक तो CSA है कर्व्ड सरफेस एरिया, और दो इसके फ्रंट एंड बैक साइड है, ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक साइड। तो जब फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का, इन सबका एडिशन, इन सबका एडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA कर्व्ड सरफेस एरिया का मैंने क्या लिया, DA3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA2, ठीक है। तो जब E डॉट D, अब E देखो क्या है मेरी, E इज गिवन एज E0 I कैप। अगर फील्ड बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, I कैप डायरेक्शन होगी ना, I कैप मतलब इधर होगी ना, इधर E0, E0। अब देखो DA में और E0 में कितना एंगल है, θ3 बोल देता हूं, 90 डिग्रीज है। DA1 में और E में θ1 को 0 डिग्रीज, DA2 में और E में, DA2 इधर है मेरा, E इधर है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्रीज। तो जब ओपन करते हैं फ्लक्स को, फाई इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा है, DA3 लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E DA3 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DA1 लिखा हुआ है, 1 का एंगल 0 डिग्री है, E DA1 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DA2 cos पाई, E DA2 cos पाई, ठीक है। तो देखो cos 90 इज 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। सॉल्व कर लेते हैं। अब E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, E इंटीग्रेशन ऑफ DA1 इंटू 1 माइनस कॉस पाई -1 होता है, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA2, ये आ गई मेरी फाई की वैल्यू। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ DA1 एंड DA2, DA1 क्या था, इस वाले एरिया का एक कंपोनेंट लिया था DA1, जब इंटीग्रल करूंगा तो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आएगा शेडेड एरिया, जो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, और DA2 भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये भी पूरा इसका इंटीग्रल है पूरे वाले एरिया का, ठीक है। तो इट विल बी आल्सो इक्वल टू माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपको समझ में आया कि अगर मेरे सरफेस क्लोज सरफेसेस होते हैं और उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सरफेस मेरा कैसा है क्लोज है, अंदर चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा। फ्लक्स कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो या ये भी बोल सकता हूं, व्हेन द क्लोज सरफेसेस आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, व्हेन एनी क्लोज सरफेसेस आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड विदाउट एनी चार्ज इन देम, फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, फ्लक्स हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्लियर सबको। चलो इसी चीज को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए एक सवाल और कर लो आप फटाफट से। अब मैं आपको क्यूब दे देता हूं, ठीक है।
ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, क्यूब की साइड आपको दे दी गई है ए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी दे दिया गया है ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन ई नॉट आई कैप। ठीक है, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स नहीं बोल रहे, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। फटाफट करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालिए। चलो अब देखो, मेरे पास क्यूब है तो अलग अलग एरिया लूंगा तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। जैसे ये वाला जो एरिया है, इसको अगर शेड कर देता हूं तो इस एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो अगर मैं दिखाऊं तो एक छोटा सा डीए लूं तो ये DA1 विल बी आउटवर्ड नॉर्मल। सिमिलरली ये जो बैक वाला एरिया, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, DA2 क्लियर है। नीचे वाले एरिया की DA3, वेक्टर क्वांटिटी है सारे। ऊपर वाले की DA4 विच इज आउट ऑफ द प्लेन, DA5, और एक इनटू द प्लेन जा रहा है पीछे वाला DA6। तो 6 क्यूब के मेरे 6 एरिया होते हैं ना, राइट। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो मेरा एक क्यूब, तो 4 ये वाले एरिया, एक टॉप, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्लियर है। तो 6 मेरे पास क्या हो गए, एरियाज हो गए हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इन सबका, एल्जेब्रिक सम, राइट। टोटल फ्लक्स क्या होगा इन सबका, एल्जेब्रिक सम। तो फाई टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot DA1 vector, right? Pi total will be what? E vector dot DA1 vector. ऐसे ही प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot DA2 vector प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot DA3 vector प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot DA4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot DA5 vector प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot DA6 vector। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि हर एरिया वेक्टर का एंगल निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हर एरिया वेक्टर क्या निकालो, एंगल निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, निकाल लीजिए। ठीक है, देखो DA1 इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ई नॉट आई कैप है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है मेरी अलोंग दिस डायरेक्शन है, दिस इज माई ई नॉट आई कैप। तो DA1 का E से कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। इसको कर लेते हैं E DA1 cos 0 प्लस DA2 का एंगल कितना है, पाई है, E DA2 cos पाई। DA3 इधर है, देखो सॉरी DA3 कहाँ, ये वाला है DA3 नीचे। फील्ड कहाँ पे है बेटा, फील्ड है मेरी इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज माई ई नॉट ना। तो कितना एंगल है ई नॉट का, और इसका एंगल इज 90 डिग्रीज। इंटीग्रेशन ऑफ E DA3 cos 90, DA4 भी ऊपर है, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, प्लस E DA4 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DA5, देखो आउटवर्ड नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल है, फील्ड इधर है, अभी भी कितना एंगल है 90 डिग्रीज। DA3 का 5 क्या हो जाएगा अंदर, 6 भी, ये भी 90 डिग्रीज। ठीक है, तो चारों का एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्रीज। E DA5 cos 90 प्लस E DA6 cos 90, cos 90 0, बचे कुछ बचेगा नहीं, this becomes 0, this becomes 0,
this becomes 0, this also becomes 0, so we'll be left with e dA1 cos 0 and e dA2 cos pi. It will be e is e naught constant बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA1 cos 0 is 1 माइनस इन सॉरी इसको प्लस ही लो, अभी ई नॉट बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ dA2 cos पाई कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी -1 है, तो ठीक है, cos पाई इज -1। अब dA1 dA2 क्या है, dA1 क्या है, इस पूरे स्क्वायर का एडिशन, इस पूरे स्क्वायर का एरिया, तो दिस विल बी e इंटू साइड अगर a थी तो e इंटू ए स्क्वायर माइनस e इंटू ए स्क्वायर। फ्लक्स कितना आया मेरा, फ्लक्स आया 0, फ्लक्स आया 0, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने पहले भी बोला था कि व्हेन अ closed surface is placed in uniform field without any charge inside the closed surface, in that case electric flux through that closed surface is always 0, electric flux through that surface is always 0। क्लियर है सबको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा, अच्छा इसी क्वेश्चन में अब मैं आपके लिए नया क्वेश्चन देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो ई नॉट एक्स आई कैप, यूनिफॉर्म फील्ड की बात समझ में आ गया आपको सर, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मेरा क्लोज सर्फेस रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स विल बी 0। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ई की वैल्यू ई नॉट एक्स आई कैप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप, तो क्या हो जाएगा, सेम सवाल आप क्लियर करिए, सेम क्वेश्चन है, करिए। सेम मेरा क्यूब रखा हुआ है, साइड ए, बस अब की बार फील्ड जो दे रखी है वो कैसे दे रखी है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। करो ट्राई, करो ट्राई बेटा, फटाफट करिए। सेम है, 6 एरिया है मेरे, 6 एरिया की डायरेक्शन अलग अलग है, आपको निकालनी आती है, बस इसमें फील्ड वेरिएबल दे रखी है और कुछ नहीं डिफरेंस, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो जो 6 एरिया में है, अगर मैं सिर्फ देखूं, अगर आपको ध्यान से देखूं तो ये मेरा dA1 है, ठीक है, dA1 वेक्टर, और ये मेरा dA2 वेक्टर है, dA2 वेक्टर है। इसके अलावा जितने भी मेरे एरियाज हैं उन सब का एंगल विद द फील्ड क्या बनेगा, 90 डिग्रीज बनेगा। अभी हमने किया है, जितने भी मेरे एरियाज वेक्टर हैं dA3 dA4 dA5 dA6, सबका जो एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी एक्स एक्सिस में है, तो कितना बनेगा एंगल, 0 डिग्रीज बनेगा। ये मेरी फील्ड है, देखो ई नॉट एक्स आई कैप है, तो सबका एंगल, ये वाला जो फेस है, पीछे वाला जो फेस है, ये जो सारे फेसेस हैं, इन सब का एंगल विद द फील्ड क्या बनेगा, 0 बनेगा। सिर्फ 2 सरफेस बचेंगे, एक 0 डिग्री का एंगल, एक पाई डिग्री का एंगल, करेक्ट, सॉरी पाई रेडियन। चलिए, तो मैं अगर डायरेक्ट लिख देता हूं तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2 ही एरिया लेने, फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर। बाकी सबका जो डॉट प्रोडक्ट खोला है तो cos 90 हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। दिस विल बी लेफ्ट विद ई नॉट एक्स dA1 cos 0 प्लस ई नॉट एक्स dA2 cos पाई। ई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dA1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ई नॉट भी बाहर निकाल देता हूं इसमें भी,
ई नॉट इंटू एक्स डी ए टू। अब देखो ई नॉट एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या डी ए वन के लिए और डी ए टू के लिए सेम है? नो सर, एक्स की वैल्यू डी ए वन के लिए तो डी ए टू के लिए मैंने दी नहीं, जो पहला था वो ए ही था ना, और डी ए टू के लिए एक और ए ऐड होगा, तो इसको x1 और x2 लिखेंगे जो अगेन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू DA1 वाले के लिए कितना है, a प्लस ए दैट इज 2a, तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 2a इंटीग्रेशन ऑफ DA1 माइनस ये हो जाएगा ई नॉट इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, a ही है, ई नॉट इंटू a इंटीग्रेशन ऑफ DA2। तो DA1 का इंटीग्रेशन DA2 का इंटीग्रेशन इज व्हाट, नथिंग बट द एंटायर एरिया ओनली, ठीक है। ये DA2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस ई नॉट इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 ई नॉट ए क्यूब माइनस ई नॉट ए क्यूब, ठीक। आंसर आया मेरा ई नॉट ए क्यूब। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज ई नॉट ए क्यूब। देखो मतलब नॉन जीरो फ्लक्स आया है, मतलब अगर फील्ड मेरी यूनिफॉर्म ना हो तो फ्लक्स कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म ना हो तो फ्लक्स कैसा आएगा, नॉन जीरो फ्लक्स आएगा। क्लियर है। तो हमने आज सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल करा जाए क्या, चलो ये तो स्कूल लेवल के आसान आसान सवाल थे, आप आराम से कर पाओगे। थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन देता हूं आपको उस लेवल के लिए आपको थोड़ा सा सॉलिड एंगल के बारे में पता होना चाहिए। चलो पहले पहले आपको थोड़ा सॉलिड एंगल का बारे में बता देता हूं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर ये मेरा स्फीयर है, स्फीयर है, तो कोई भी डी ए एरिया सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। एंड इफ दिस एरिया इज डी ए एरिया, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो और एक और बात, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बता देता हूं, फिर सवाल दूंगा। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, प्रूव नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर मेरा ये कोई ये जो प्लेन एंगल अल्फा है और ये पूरा सॉलिड एंगल है फाई, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, रिलेशन इसका होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। ये रिलेशन आपके बहुत सारे सवालों में काम आएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेंबर दिस रिलेशन अलोंग विद द डायग्राम। इसमें मेरा एल्फा प्लेन एंगल है, जो दिस ये वाला प्लेन, अगर क्यू कोन को मैं प्लेन से कट कर दूं तो जो एंगल बनाएगा इसके साथ, दैट इज दिस इज एल्फा, ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड दी प्लेन एंगल। अब इस पे ये मैंने क्यों समझाया, बिकॉज मुझे क्वेश्चन देना बहुत अच्छा, वो आपको करना है तो ये आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा ये है, यहां पे मेरा कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है। और इससे R दूरी पर ये एक सर्कुलर प्लेट है, अगेन
इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस भी r ही है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर प्लेट, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर प्लेट। निकालो भाई, निकाल सकते हो तो ट्राई करिए। देखो कैसे होगा, कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। अभी तक आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा ई डॉट डी ई डॉट ए। अब यहाँ ई ही नहीं गिवन सर, ई मुझे निकालनी पड़ेगी क्या? मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अगर आर लूंगा तो इस पॉइंट पे कुछ और आर होगा, इस पे कुछ और आर होगा, इस पे कुछ और आर होगा, यहाँ कुछ और आर होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग आर होगा, तो अलग अलग फील्ड आएगी। उसके बाद एरिया वेक्टर और फील्ड में अलग अलग एंगल होगा। अगर डायग्राम से अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं इसको ऐसे कर लूँ कि ये लो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सर्कुलर प्लेट निकाल लूं, तो कैसे निकाल पाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एरिया वेक्टर से अलग अलग एंगल है, ठीक है, और अलग अलग आ रहा है, दो इतनी वेरिएबल आ जाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे करेंगे सर हम? इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पूरा स्फीयर होता, इसके अंदर चार्ज होता, अगर ये पूरा स्फीयर होता जिसके अंदर चार्ज होता, उसका फ्लक्स कितना आता? उसका फ्लक्स कितना आता बेटा बताओ? उसका फ्लक्स आता मान लो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो अब गॉस लॉ में आपने को बता दूंगा मैं। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, सॉरी, जो मेरा टोटल फ्लक्स है फाई टोटल, वो आएगा मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसका फ्लक्स है ये? अगर ये चार्ज क्यू यहां रखा हो और ये इसके अक्रॉस एक स्फीयर बना दिया गया हो ऑफ एनी रेडियस इररिस्पेक्टिव, तो द टोटल फ्लक्स, ये हमने गॉस लॉ से पढ़ना है, हमें नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करना है गॉस लॉ। तो जो टोटल फ्लक्स होता है, कुछ लोगों ने कर भी रखा होगा गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, फाई टोटल की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब मेरा जो स्फीयर है वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है सेंटर पॉइंट पर। अब देखो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। तो पूरा अगर मैं एरिया को बढ़ाता जाऊंगा, अच्छा ऐसे ऐसे नहीं करते, चलो ठीक है, प्लेन एंगल में बात नहीं कर रहे। ठीक है, सॉलिड एंगल कितना होता है? सॉलिड एंगल होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरा जो एरिया होगा स्फीयर का, पूरा एरिया को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, पूरा एरिया कर दिया, कितना एरिया हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा कितना एरिया हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस नॉट ओनली स्फीयर एट द सेंटर इज 4 पाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, ध्यान रखो, स्फीयर की ही बात नहीं है, अगर कोई भी क्लोज्ड एरिया है जिसने वॉल्यूम एनक्लोज कर रखी है, उसके अंदर वाले पॉइंट पे द एंगल, सॉलिड एंगल कवर्ड बाय एंटायर एरिया इज 4 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लक्स आया था, ये कितने एरिया एंगल से आया था? 4 पाई एंगल से आया था। ठीक है, तो मेरे अगर इसका सॉलिड एंगल मेरा रो है, तो इससे कितना एंगल आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू जो मेरा एंगल है। अब ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में क्या रिलेशन था मेरा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा। अब एल्फा नहीं मालूम सर, एल्फा के लिए मुझे क्या गिवन है? मुझे क्या गिवन है? दे रखा है, ये देखो, ये भी आर दे रखा है और ये भी आर दे रखा है। तो मेरा जो एल्फा हो जाएगा, ये एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस एल्फा कितना हो जाएगा? ये आर है, ये आर है, सॉरी ये आर है, ये आर है, तो ये रूट 2 आर हो जाएगा। तो मेरा कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाई रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई रूट 2 आ गई। 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल, तो फ्लक्स की वैल्यू आई
Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos 1 by root 2, 1 by root 2. This is the answer for flux through this circular plate by a charge q. Flux through this circular plate by a charge q. क्लियर हो गया है? अच्छा, इसी बात से ना मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, एक और सवाल याद आया। याद करो सवाल क्या हो सकता है, जो मिक्स्ड है बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो आप, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q2 है, तो मुझे पता है कि फील्ड लाइंस Q1 से Q2 ही जाएंगी। अब मैंने क्या दे रखा है, इन द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे दे दिया, ये ऐसी फील्ड लाइन थी, ये एंगल अल्फा था, अब ये एंगल बीटा दे दिया। फाइंड, एक लाइन आपको दी है, बहुत सारी होंगी बट एक ही दी है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर Q2, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें यूज होंगी। पहली चीज क्या यूज होगी, पहली चीज यूज होगी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो क्या कहती है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस emerging और terminating at a charge is directly proportional to the magnitude of the charge। याद करो कि जितनी फील्ड लाइंस देखो इतना समझ में आया मुझे कि Q1 से फील्ड लाइन निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे आ रही है तो वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो द रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू नंबर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में, कि जितनी फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी, the magnitude of the charge is proportional to number of field lines emerging या terminating, emerging या फिर terminating। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, दूसरी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा अगर मुझे अच्छे से आता हो तो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आपको सॉलिड एंगल बताया था। तो देखो हमने अभी एक सवाल में किया है, पीछे वाले सवाल में क्या किया है कि अगर कोई सी चार्ज से कोई एरिया एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये कॉस अल्फा था ना, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्लक्स की वैल्यू आ रही है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये हम यूज करेंगे, जो हमने यहां ड्राइव किया है, यहां यूज किया है। देखो देखिए, अब क्या यूज करूंगा मैं, Q1 चार्ज से अल्फा, ये प्लेन एंगल है ना, तो मुझे अगर कोई बता दे कि पूरा सॉलिड एंगल कैसा बनेगा, देखो सॉलिड एंगल पूरा ये बनेगा, यहां भी अल्फा हो जाएगा, 3D फिगर बन जाएगा पूरा, है ना। तभी तो बताऊं टोटल फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम दिस, टोटल फील्ड लाइंस क्या होंगी, 3D फिगर ऐसे बनेगा ना अल्फा, और सिमिलरली Q2 से भी कैसा बनेगा, 3D फिगर, ऐसे 3D फिगर बीटा। ठीक है, ये आपको प्लेन में दिख रहा होगा लेकिन पूरा 3D है, ये हो जाएगा बीटा। तो फ्लक्स ऑफ Q1 इस एरिया में से जो जा रहा है वो कितना है, वो होगा Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और फ्लक्स ऑफ Q2 कितना है, Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। अब फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जब डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो होगा, हाँ नंबर ऑफ फ्लक्स होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज नथिंग बट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब जितनी फील्ड लाइन यहां से जा रही हैं सारी टर्मिनेट भी हो रही हैं, तो दोनों इक्वल है ना, फ्लक्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ Q2 इन दिस रियल लाइन। यहाँ पर सिर्फ बाहर वाली नहीं, और भी लाइन हो सकती है जो Q1 से जा रही है, बट मैं सिर्फ कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, कौन सा फ्लक्स की बात कर रहा हूं, ये फ्लक्स टोटल फ्लक्स नहीं लिखा मैंने, ये फ्लक्स वो वाला फ्लक्स है जो इस कोन के अंदर से निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली Q2 में भी ये टोटल फ्लक्स नहीं लिखा मैंने, ये क्या लिखा है, वो वाला फ्लक्स जो इस
बीटा वाले एंगल प्लेन एंगल के कौन से निकल रहा है, क्लियर है। तो दोनों सेम है, तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। 2 एप्सिलॉन नॉट, तो द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2 कितना आ गया 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एल्फा। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। जो था अच्छा सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द डे।